ही थेरी लिहिताना ते असं म्हणतात की द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या दैनंदिन जीवनातल्या ॲक्टिव्हिटीज म्हणजेच त्याचं राहणीमान याच्यावरून डिपेंड आहे की त्याची पुढची पिढी कशी असणार आहे किंवा त्याच्या ज्या पिढीमध्ये जे बदल घडतात किंवा इव्हॉल्युशन होतं ते याच्यावरती डिपेंड आहे. आणि त्यांनी या कन्सेप्टला प्रिन्सिपल ऑफ यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन असं म्हटलं. काही एक्झाम्पल्सच्या मदतीने आपण समजून घेऊया की लॅममार्कना नक्की काय म्हणायचं होतं. पूर्वी जिराफची मान उंच नसावी असं लॅममार्क ह्या एक्झाम्पलमध्ये सांगतात. खाण्याच्या कमतरतेमुळे जिराफ कमतरता भरून काढण्यासाठी जिराफ त्यांची मान स्ट्रेच करून उंच झाडांवरची पानं खायचा प्रयत्न करत असतील व त्यांच्या ह्या सवयीमुळे पिढ्यानपिढ्या त्यांची मान वाढत गेली. नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये आयन स्मिथ आहे. आयन स्मिथ म्हणजेच लोहार. लोहार फ्रिक्वेंटली म्हणजेच कंटिन्युअसली आपल्या हातांची मूवमेंट करत असतात. म्हणजेच एखादा हतियार बनवण्यासाठी ते हातोड्याने ठोकत असतात आणि ह्याच त्यांच्या सवयीमुळे कदाचित त्यांचे शोल्डर स्ट्रॉंग झाले असावेत. नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये 2 बर्ड्स आहेत, एक ऑस्ट्रिच आणि एक एम्यू. तुम्हाला माहितीच असेल की हे दोन्ही बर्ड्स जास्त उंचावरती उडू शकत नाहीत. मग लॅममार्क काय म्हणतात की कदाचित ह्यांचे विंग्स खूप वीक असतील आणि ते वीक का झाले असतील कारण कदाचित त्यांच्या पूर्वजांनी त्यांच्या पंखांचा अजिबात उपयोग केला नसेल आणि म्हणूनच त्यांचे विंग्स वीक झाले असतील. आणि नंतर ते कॅरेक्टर्स पुढच्या जनरेशनमध्ये इव्हॉल्व होत गेले. नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये डक आणि स्वॅन आहेत. हे दोघेही स्विमिंग करण्यासाठी पायांचा उपयोग करतात. मग लॅममार्क असं म्हणतात की सततच्या पाण्यात राहायच्या सवयीमुळे त्यांनी आपल्या पायांचा उपयोग स्विमिंगसाठी केला आणि नंतर तेच कॅरेक्टर्स त्यांच्या पुढच्या जनरेशनमध्ये इव्हॉल्व होत गेले. ह्या एक्झाम्पल्समधून लॅममार्क आपल्याला 2 पॉईंट्स एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतात. फर्स्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू ॲक्टिव्हिटीज ऑर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज. म्हणजे काय तर एखाद्या ॲक्टिव्हिटीमुळे एखादा ऑर्गन डेव्हलप होतो आहे किंवा एखाद्या ऑर्गनचा अजिबातच उपयोग न केल्यामुळे तो ऑर्गन डिजनरेट होतो आहे म्हणजेच निकामी होतो आहे. हा झाला फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट, ट्रान्सफर ऑफ दोज कॅरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. म्हणजे ते जे काही बदल घडतात एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये ते जनरेशन टू जनरेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्सफर होतात. ओके. पण जो सगळ्यात पहिला मुद्दा आपण बघितला, डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू ॲक्टिव्हिटीज ऑर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज ऑफ ऑर्गन, हा मुद्दा वाईडली एक्सेप्ट केला गेला म्हणजे सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. पण जो दुसरा पॉईंट होता, ट्रान्सफर ऑफ दोज कॅरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हा पॉईंट एक्सेप्ट केला गेला नाही. आता हा पॉईंट का नाही एक्सेप्ट केला गेला? कारण बऱ्याच वेळेला हे सिद्ध करण्यात आलं की एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये जर का मॉडिफिकेशन्स झाले म्हणजेच बदल झाले तर ते त्याच्या जनरेशनमधून पुढच्या जनरेशनमध्ये जात नाहीत आणि म्हणूनच लॅममार्क्स थेरी डिसअप्रूव्ह झाली. तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जब वॉयेज से वापस आए तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. इस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन का रीजन है नेचुरल सिलेक्शन और इसीलिए इनकी एवोल्यूशन की थ्योरी कहलाई द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडेप्टेड होते हैं उन्हें नेचर सेलेक्ट करके आगे बढ़ाता है और ये ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर पाते हैं. मेरे एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने आपको इसी के साथ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिलेट करके समझते जाएंगे. तो यहाँ पे ग्रीन कलर की बुशेस में रहने वाले 12 रेड कलर के बीटल्स हैं. ये जो बीटल्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वहां वेरिएशन डेवलप होने का चांस होता है. अब यहाँ भी वेरिएशन जनरेट हुआ जिसकी वजह से रेड कलर की जगह
एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक कलर वेरिएशन अराइज हुआ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिससे कि रेड की जगह एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ। अब इवोल्यूशन होने के लिए ये नेसेसरी है, ये मस्ट है कि ये जो वेरिएशन अराइज हो रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो सके। यानी कि जब ये ग्रीन बीटल रिप्रोड्यूस करेगा तो ये ग्रीन कलर इसकी ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन हो सकता है। और ऐसा होने की वजह से दो तरह के बीटल्स की पॉपुलेशन बन गई, एक तो रेड और दूसरे ग्रीन। अब कुछ क्रोज हैं जो इन बीटल्स को खाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन कलर की बुशेस में ऊपर से क्रोज को रेड कलर के बीटल्स आराम से दिखेंगे और उसकी वजह से क्रोज ने रेड बीटल्स को ज्यादा खाया। ग्रीन उनको उतने क्लियरली नहीं दिखे तो वो बच गए। अब ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा कि रेड बीटल्स का नंबर ग्रीन बीटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि रेड बीटल्स का नंबर कितना कम हो गया है और ग्रीन बीटल्स बढ़ गए हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का वेरिएशन अराइज हुआ ये एक फेवरेबल वेरिएशन था, जिससे इन ग्रीन बीटल्स को रेड बीटल्स के ऊपर एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला, क्योंकि ये ग्रीन कलर के बीटल्स अपनी सराउंडिंग्स में ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाए। अब ऐसे ही ग्रीन बीटल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने ग्रीन कलर को पास ऑन करते गए और कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दिया। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन बीटल्स अपने सराउंडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड थे, इसीलिए ये सरवाइव करे और आगे बढ़ के इवॉल्व हुए। और क्योंकि रेड बीटल उतने अच्छे से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड नहीं थे, इसलिए वो नंबर में कम होते चले गए। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होता है उसी का एवोल्यूशन होता है। तो अगर इस एग्जाम्पल से हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पॉइंट्स डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट होगा, विदिन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन। सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन दैन अदर्स। इसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप डार्विन की थ्योरी में क्या होगा, वेरिएशन। इन रेड बीटल्स में एक वेरिएशन अराइज हुआ, वो वेरिएशन था एक ग्रीन बीटल। अब देखिए, मान लीजिए कि ग्रीन की जगह व्हाइट बीटल अराइज हो जाता, तो उस केस में उन व्हाइट बीटल्स को कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होता। लेकिन इस केस में ग्रीन कलर फेवरेबल रहा क्योंकि बुशेस का कलर ग्रीन था। दूसरा पॉइंट है, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स। The fit individuals possessing favorable variations survive and reproduce. This is called natural selection or survival of the fittest. यानी क्योंकि ग्रीन बीटल्स अपनी सराउंडिंग ग्रीन बुशेस में ब्लेंड हो गए और क्रोस को कम दिखे, कम खाए गए और इसलिए सरवाइव करते गए। The individuals having favorable variations pass on these variations to their progeny फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी ग्रीन बीटल्स ये ग्रीन कलर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते गए और काफी जनरेशन्स के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, या कह लीजिए इवोल्यूशन हो गया। यानी कि दीज वेरिएशंस व्हेन